यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें तो फार्माकोथेरेपेटिक्स है ना। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में आज हम लोग देखने वाले हैं डायबिटीज, शुगर वाली बीमारी। कहते ना शुगर हो गई तो ये कैसे हो जाती है वो देखेंगे, किन कारणों से होती है, बॉडी में किस तरीके से बढ़ती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट दवा के साथ और बिना दवाई के भी क्या ठीक किया जा सकता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक है तुम्हारा एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन में देखो दो टॉपिक हैं, एक डायबिटीज है, एक थायराइड है। थायराइड में थायराइड हाइपर और हाइपो दो चीजें। ठीक, तो यहां पहले हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हाइपर और हाइपो। तो इस टॉपिक में देखो दो ही चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और कहते ना कि जिस सब्जेक्ट में दो ऐसे टॉपिक है, डायबिटीज है ना। पूजा को साउंड थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, किसी और को भी साउंड रिलेटेड इशू है क्या? साउंड रिलेटेड इशू कुछ है क्या किसी और को? एनीबडी? उपेंद्र, अभिनव, रुक्षार, सूरज, विनोद, मोनू, अंकित? कोई इशू नहीं है। पूजा अपना रीसेट करो वापस से, क्योंकि इधर सब कुछ ठीक दिखा रहा है। ओके, तो भाई दो टॉपिक है, थायराइड, थायराइड एक, और हाइपर हाइपो। मैं बता रहा था कि एक टॉपिक है जैसे डायूरेटिक्स। अगर किसी सब्जेक्ट में डायूरेटिक्स या डायबिटीज जैसा टॉपिक है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट वगैरह है ना, तो ये टॉपिक एग्जाम में आते हैं हमेशा, तो इसमें से डायबिटीज जरूर आता है। बहुत क्लियर कर देते हैं, बहुत बढ़िया है ना। तो मजा आएगा, बहुत बढ़िया। चलो भाई फिर मजा देखते हैं, क्योंकि डायबिटीज बीमारी कल भी बहुत बेटा बहुत मजा आएगा, क्योंकि डायबिटीज भी बहुत होती है और थायराइड भी। और थायराइड में लोगों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है, किसमें ज्यादा और किससे कम होता है। तो सिम्टम और थायराइड बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कल के लेक्चर में थायराइड जब पढ़ाएंगे। आज फिलहाल डायबिटीज को ठीक करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो पहले तो बात करते हैं भाई, ये क्या है? एंडोक्राइन प्रॉब्लम है ना। ये जो डायबिटीज है, तो ये डायबिटीज किससे होता है? इंसुलिन रिलेटेड इशू है। और इंसुलिन सिक्रीट कहां से होता है? पैंक्रियास से होता है। और पैंक्रियास हमारी मिक्स ग्लैंड है। जब बात मिक्स ग्लैंड की करते हैं, तो मिक्स ग्लैंड का मतलब ये होता है कि उसमें इंडोक्राइन और प्लस एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों सिम्टम होते हैं ना। तो पैंक्रियाज में आपके दोनों सिम्टम है, इंडो और एक्सो। तो बेसिकली जहां से निकलता है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, वो किस काम में आती है? वो पार्ट आता है इंडोक्राइन सिस्टम। वो वर्क करता है इंडोक्राइन, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ये सब इंडोक्राइन पार्ट हैं। और जहां पर पैंक्रियास से ट्रिप्सिनोजन निकलता है, जहां पर है ना प्रोटीन डाइजेशन के लिए लाइपेज वगैरह निकलता है, जाइमोजेंस निकलते हैं, एंजाइम। तो कुल मिला के ध्यान लो, यहां से निकलेगा हार्मोन और एक्सोक्राइन से निकलेगा एंजाइम। ठीक है, तो ये बात हुई। तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं एंडोक्राइन। तो पहले समझो एंडोक्राइन क्या होता है। इंडोक्राइन का मतलब होता है डू नॉट हैव डक्ट, अंदर जहां से रिलीज होता है ये वहीं पे छोड़ देता है। इसमें डक्ट यानी पाइपलाइन वाला सिस्टम नहीं है, डक्ट सिस्टम नहीं होता है ना। जैसे एक्सोक्राइन क्या है? ये एंजाइम रिलीज करेगा तो जिस पार्ट पे जाके उसको एक्शन करेगा, उसके पास पाइपलाइन होती है, उसके पास डक्ट होती है, लेकिन इसके पास पाइपलाइन नहीं होती। तो ये जहां रिलीज करेगा वहीं पर ब्लड में छोड़ देगा, और ब्लड के सहारे फिर ये हार्मोन बॉडी के टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी रहती? पहली चीज तो क्या है? डू नॉट हैविंग डक्ट, यानी कह सकते हो इसको
डक्टलेस। लास्ट ईयर पूछा गया था एंडोक्राइन कैसी ग्लैंड है, तो डक्टलेस है। प्रोडक्ट कहां पे, सरफेस पे छोड़ देती, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस, राइट। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपने उत्पाद यानी हार्मोन को सतह तक ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती। तो बेसिकली जो वर्ड है एंडोक्राइन, ये डिराइव किया गया है ग्रीक टर्म से। किससे? ग्रीक टर्म। इंडो का मतलब होता है विद इन यानी अंदर, और क्राइन का मतलब होता है सेपरेट या सीक्रीट। ये अंदर ही सीक्रीट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस पर आने के लिए डक्ट सिस्टम नहीं है, तो वहीं पर सीक्रीट कर देती है और ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है, तो इंडो मतलब अंदर और क्राइन मतलब अलग से। इंडो मतलब अलग और क्राइन मतलब अलग। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड और ऑर्गन हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और डायरेक्टली कहां पे रिलीज करते हैं? ब्लड में रिलीज करते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती, और ब्लड के सहारे वो फिर टिश्यू और ऑर्गन पे जाके अपना एक्ट करते हैं। इंद्रजीत, सुशील पूछ रहे हैं आर यू लाइव? क्लियर? तो भाई ये तुम्हारा एंडोक्राइन हो गया। अब एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, किसी तरीके का कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो फिर डिसऑर्डर यानी प्रॉब्लम हो जाती है ना। हार्मोन्स वगैरह क्या बॉडी के फंक्शन जैसे ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन है, ये सब काम करते हैं। और मेजर हार्मोन क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, प्लेसेंटा, ये सब जो है ऑर्गन रिलीज करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन हार्मोन। ये सब हमने एंडोक्राइन सिस्टम एचएपी में पढ़ रखा है, राइट। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ एंडोक्राइन का। अब इसमें ये काम अगर सही से नहीं कर पाएंगे तो फिर या तो डिजीज या डिसऑर्डर हो जाता है। इसी में एक होता है पैंक्रियास की बीटा सेल्स। पैंक्रियास की बीटा सेल्स कई बार ये सही से काम नहीं करती हैं, कई बार ये सही से काम नहीं करती हैं, और डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बीमारी हो जाती है। तो कई बार बीमारी मधुमेह की होती है, कई बार बीटा सेल सही से काम नहीं करती, और कई बार हम सही से काम नहीं करते। दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार गलती तुम सेल की दोगे, कभी कभी गलती हमारी भी होती है, तब डायबिटीज हो जाती है। देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डायबिटीज कैसे होती और कैसे बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल भी है, इसको ठीक भी किया जा सकता है, राइट। अभी देखते जाओ, मजा आने वाला है। कहते ना, कुर्सी की पेटियां बांध लो, मौसम बदलने वाला है। तो डायबिटीज कैसी है? क्रोनिक बीमारी है, मतलब ये रातों रात नहीं होती और रातों रात ठीक भी नहीं होती, लंबे समय तक। जो बीमारी लंबे समय तक रहती है उसको क्रोनिक बोलते हैं, जो बीमारी अचानक हो जाती है उसको एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin। तो भाई कब होता है? जब पैंक्रियाज सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करता। ठीक है, और पैंक्रियाज में भी स्पेसिफिकली कहां से? स्पेसिफिकली बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स से, है ना। व्हेन बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज इंसुलिन, इट्स प्रोड्यूसेस। दो चीजें हैं भाई, देख लो, यहां पर समझने वाली बात है। कई बार हम दोष देते हैं पैंक्रियाज को कि भाई पैंक्रियाज इस लायक नहीं है कि सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करे। दोष देते हैं कि पैंक्रियाज इस लायक नहीं है कि सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करे, यानी पैंक्रियाज की गलती। लेकिन ऐसे केस हमारे पूरे देश को मिला दिया जाए तो 5 से 10% है। 5 से 10% लोगों को जो डायबिटीज है वो बीटा सेल की गलती से है, लेकिन लगभग 95% लोगों को जो डायबिटीज है वो उनकी खुद की गलती से है। कैसे? When body cannot effectively use insulin it produces, यानी बीटा सेल ने इंसुलिन प्रोड्यूस किया, हमारे शरीर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। बात समझो, दो चीजें। जो 95% यानी देश में जो लोग बोलते हैं ना कि हमको शुगर हो गई है, तो मैक्सिमम 95% शुगर के जो केस हैं वो रिवर्सिबल हैं,
किसी भी उम्र में ठीक किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी गलती से हुए हैं। और 5% जो केसेस हैं उन केस में बीटा सेल्स यानी शरीर सही काम नहीं करता, उसमें कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, कई बार ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। क्लियर? तो इंसुलिन का रोल, भाई भूमिका तुमको पता है इंसुलिन की। जब आप खाना खाते हो तो खाना डाइजेस्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है। तो भाई ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा रहेगा तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो ग्लूकोज जब बॉडी में ज्यादा होता है तो ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है। कैसे स्टोर कर लिया जाता है? ब्लड से निकाल के स्टोर कर लो ताकि जब जरूरत हो इस्तेमाल करें। जैसे सैलरी मिलती है, ज्यादा सैलरी हुई तो जेब में नहीं रखते, क्या करते हैं? बैंक में डाल देते हैं। उसी तरीके से ग्लूकोज ज्यादा है तो इसको इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। और हमारा शरीर ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है चुपचाप, जब जरूरत होती तो वापस दे देता है। तो कुल मिला के इंसुलिन की अगर कमी हो गई तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मिठाई जहां वहां कीड़े लग जाते हैं, ब्लड मीठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं शुगर की प्रॉब्लम। और शुगर की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। जिस पॉइंट पे पॉइंट चीज ना समझ में आए वहीं स्टॉप कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। जब तक समझ में ना आए तब तक आगे बढ़ने मत देना। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा तो हाइपर ग्लाइसीमिया, और इसी को बोलते हैं डायबिटीज। इसी को बोलते हैं डायबिटीज। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि ये दो रीजन की वजह से हो सकता है। एक रीजन, इंसुलिन हमारे शरीर में सफिशिएंट मात्रा में ना आए, उस केस में बीटा सेल की गलती, मतलब सिर्फ 5%, मतलब सिर्फ 5% केस में ऐसा है, ओनली 5% कि इंसुलिन हमारे शरीर में कम है। 95% केस में क्या होता है? 95% केस में इंसुलिन तो है, लेकिन हमारे शरीर के जो रिसेप्टर हैं जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? अक्सर तुमने देखा होगा कि जो डायबिटीज होने वाले लोग हैं उनकी जो उम्र होती है, मैक्सिमम अगर बताया जाए, उम्र ध्यान से देखा जाए तो 30 से 40 साल। 30 से 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट आपको मिलेंगे। फिर आगे बढ़ती चली जाती है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, डिपेंड करता है कब तक आप सही काम करते हो। होता क्या है कि जब तक माँ बाप का शासन रहता है 30 साल तक, या हम जॉब के लिए एफर्ट करते हैं, तब तक मेहनत करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, कभी शुगर नहीं होती। उसके बाद घर वाले पकड़ के शादी ब्याह कर देते हैं। 30 साल के ऊपर शादी ब्याह कर दिए, बीवी आई, सारे नखड़े बीवी को दिखाने हैं। भाई जो कभी नहीं किया, बेड पे पानी चाहिए, बेड पे खाना चाहिए, बेड टी चाहिए, सारे शौक पूरे करेंगे, एकदम जैसे घर नहीं 5 स्टार होटल हो। काम कुछ करने नहीं है अब तो, और जब नहीं करोगे तो आलसी हो जाओगे। इसीलिए शादी के बाद मोटापा बढ़ता है, पेट ज्यादातर शादी के बाद लोगों के निकलते हैं, देखा है। तो होता क्या, आप आलसी हो गए। जब तुम आलसी हो जाओगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर पड़ी हुई सेल्स आलसी हो जाएंगी, राइट। भाई मालिक आलसी तो अंदर के नौकर भी तो आलसी हो जाएंगे। जब मालिक ही नहीं काम करेगा तो नौकर नहीं करेंगे। तो भाई इंसुलिन बनता तो है, इंसुलिन बनता तो है, लेकिन हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो आलसी हो गई हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, और ग्लूकोज ज्यादा होता तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। इसीलिए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, दो तरह की डायबिटीज बताई गई है ना। तो जो टाइप 1 है वो खाली 5% केस है, 5%, 95% में तो टाइप 2 है जो शादी के बाद होती है। हमेशा देखो, बताओ कोई ऐसा हो जिसको शादी के पहले डायबिटीज हुई हो टाइप 2, शादी के पहले टाइप 1 और शादी के बाद हुई तो टाइप 2।
सोच के देखना, कभी इस चीज का सर्वे करके देखना, हमने बड़ा डीपली किया है। एक्सेप्शन हर क्षेत्र में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा, एक्सेप्शन हर जगह मिल जाते हैं, राइट, क्लियर। तो भाई रोल ऑफ इंसुलिन की भूमिका क्या होती है कि भाई ब्लड से ग्लूकोज निकाल के उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे स्टोर हो जाए। WHO के हिसाब से डायबिटीज मेलाइटस का एक हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हेट्रोजीनस मतलब कई सारे रीजन हो सकते हैं। शादी से पहले बहुत काम होते हैं ना, अगर शादी नहीं होगी तो भाई देखो, शादी नहीं होगी तो शुगर हो सकता है। भाई देखो, बीवी प्यार करने वाली मिलेगी तो शुगर हो जाता है? और ना प्यार करने वाली मिलेगी तो दौड़ाती रहेगी तो शुगर ना होगा। अभी प्रिंस वाल्मीकि, 2 मिनट रुको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बता रहा हूं ना। देखो हमारा मतलब यही है कि हम कुछ भी करके तुमको समझा तो देंगे ही, चाहे जो तरीका निकालना पड़े। दोनों में डेंजरस तो देखो, डायबिटीज तो अपने आप में डेंजरस है। थोड़ी देर ध्यान रखो, मैंने कहा ना कुर्सी की पेटी बांध के रखो, सब कुछ समझ में आएगा। तो WHO डायबिटीज मेलाइटस कैसा हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती है ना, कई तरीके की प्रॉब्लम, जैसे फैट मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, कार्बोहाइड्रेट डिस्टर्ब हो गया, तो कई तरीके के इश्यूज आते हैं डायबिटीज मेलाइटस में। अब इसमें क्या क्या करते हैं ये अभी हम बाद में बताएंगे, पहले आगे समझ लो। 3 तरीके की डायबिटीज है। एक होती भाई टाइप 1, है ना, अभी डिस्कशन करेंगे एक चीज को। टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ 5% केसेस में, टाइप 2 डायबिटीज 95% केसेस में। ये शादी के बाद वाली है, ठीक, ये शादी के बाद वाली, मतलब बीवी आई तो डायबिटीज लेके आई, इसलिए बीवियों को डंडा लेके आना चाहिए बढ़िया से, है ना, कि बैठने ना, तो देखो क्या है ना, शादी करो कुछ भी करो, बस बैठ के मत खाओ। जो हर चीज बेड पे चाहिए वो नहीं होना चाहिए। भाई शादी के पहले तो क्या, अगर हॉस्टल में रहते हो तो खुद बनाते हो, और घर पे रहते हो तो माँ बाप वैसे भी दौड़ाते रहते हैं, पेट निकल रहा, सुबह सुबह उठो, 4 बजे उठा देते हैं, नहीं उठोगे तो खटिया पलट देंगे। बीवी ये सब काम नहीं कर पाती ना, ठीक है। तो तीसरी आती है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज किसमें, ये प्रेगनेंसी टाइम में होती है। प्रेगनेंसी टाइम में होती है, रिवर्सिबल होती है, प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है। मींस 99% केस में ये ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो परमानेंट रोल भी ले सकती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज ये 5% केस वाले हैं, ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान रहे, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस किस टाइप की है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, टाइप 1 की टाइप 2, है ना। यस, प्रेगनेंसी वाली ठीक हो जाती है, टाइप 1 की टाइप 2। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कैसी है, टाइप 1 है, राइट। या इसी को जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब ये बचपन में भी हो सकती है, बच्चे के पैदा होने के साथ भी हो सकती है, 10-15 साल पे भी हो सकती है। कहने का मतलब शादी के पहले अगर हुई है तो ज्यादातर केसेस में टाइप 1 के चांस रहते हैं, इसीलिए बहुत कम देखने को मिलता है। इस केस में देखो 2 केस होते हैं, एक तो जेनेटिक तौर पे आपके शरीर में बीटा सेल्स कम है, बीटा सेल्स कम है पेंक्रियाज में, तो इंसुलिन सफिशिएंट नहीं बना पाएंगी। दूसरी चीज है कि आपका इम्यून सिस्टम, आपका ही इम्यून सिस्टम आपके शरीर की बीटा सेल को मारना शुरू करे, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही हेल्दी सेल को मारना शुरू कर दे। बॉडी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। हमारे शरीर का ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की बीटा सेल जहां से इंसुलिन निकलता है उसको नष्ट करने लगता है। कई बार पगला जाते हैं ना लोग, तो अपने लोगों को गोली मार देते हैं, वही वाला हाल है, राइट। तो इंसुलिन निर्भर मधुमेह, किशोरावस्था मधुमेह भी कहते हैं, किशोरावस्था में होती भाई। भाई जो बातें मैंने कही है सिर्फ मैंने नहीं, ये साइंस बोलता है। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, यही बीटा सेल पे अटैक कर देता है। तो जब बीटा सेल कम हो गई तो शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है या बहुत कम बन रहा है, तो अब हमको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो इस केस में इंसुलिन लेना पड़ता है, इस केस में इंसुलिन लेना पड़ता है, मैंडेटरी हो जाता है, ठीक। इसमें
आपकी कोई गलती नहीं। कई बार जेनेटिक रीजन होता है, कई बार दवाएं गलत खा ली गई, या कुछ शॉक लग गया, या किसी तरह का रीजन हुआ जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो इम्यून सिस्टम आपके सेल्स, जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन रिलीज करती हैं, उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। ये 95% केस वाला है। मतलब जिसको भी तुम सुनते हो कि भाई उनको डायबिटीज हो गया, तो वो ज्यादातर तुम यही सुनोगे, ज्यादातर केस में देखो यही सुनोगे, टाइप 2 वाला। यहां पर ये देखो, ये रिसेप्टर्स हैं, ये ग्लूकोज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। देखो ग्लूकोज दौड़ रहा है, लेकिन ग्लूकोज को लेके ग्लाइकोजन में नहीं चेंज कर रहे। देखो सब भागा जा रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं सेल में कि ग्लूकोज भागा चला जा रहा है, ये एक्सेप्ट करके ग्लाइकोजन में चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें? ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये कैसी है? टाइप 2। ध्यान रहे, लिख लेना। कई बार एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी इंसुलिन डिपेंडेंट है और कौन सी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में अगर इंसुलिन नहीं लोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जो आपके रिसेप्टर हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। मतलब वो आलसी हो जाते हैं, क्योंकि आप आलसी हो गए हो। अगर आप अपना आलस छोड़ दो और फिर से फिजिकल वर्कआउट चालू कर दो, शरीर को एक्टिव कर दो, तो मालिक एक्टिव तो शरीर की रिसेप्टर्स एक्टिव कभी नहीं होगी, रिवर्स हो जाता है। इसीलिए टाइप 2 को हम किसी भी उम्र में रिवर्स कर सकते हैं। तो टाइप 2 इसीलिए कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, राइट। या क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज एडल्ट को होती है, जुवेनाइल बच्चों को नहीं होती, यानी शादी के बाद वाली। देख लो भाई, ये किताबें कह रही हैं, रिसर्च कहती है, व्हेन बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज तो हो रहा है शरीर में, लेकिन हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर हैं उस इंसुलिन को यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन को यूज करेंगे तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? रीजन है ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ओबेसिटी मतलब मोटापा, बैठे बैठे खाओगे, वर्कआउट नहीं तो मोटे हो जाओगे, तो मोटापे से डायबिटीज। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब निष्क्रिय पड़े हैं, एकदम आलसी, निष्क्रिय जीवन शैली है। बीवी ही बस बिस्तर है, वहीं पे चाय मिल गई, वहीं ब्रेकफास्ट मिल गया, वहीं लंच मिल गया, वहीं डिनर मिल गया, और कहीं कुर्सी पे बैठने वाली नौकरी है तो फिर क्या पूछना है। ठीक है, फिर उसके बाद जेनेटिक फैक्टर अनुवांशिक कारणों से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत कम केस में। यानी ये 95, हमारे देश में 95% पेशेंट इसी का शिकार हैं, राइट, इसी का शिकार है। भाई डायबिटीज मेलाइटस में देखो, हेल्दी में क्या होता है, इंसुलिन बाकायदे ग्लूकोज, इंसुलिन क्या करता है, रिसेप्टर को एक्टिव करता है, बाकायदे ग्लूकोज देखो अंदर जा रहा है, ग्लूकोज अंदर जा रहा है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर देखो पैंक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये टाइप 1, यहां पे इंसुलिन ही नहीं आ रहा है। टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज से इंसुलिन नहीं आ रहा है, इसलिए है, यहां इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये टाइप 2 है, यहां से देखो इंसुलिन तो आ रहा है, लेकिन रिसेप्टर आपका लेने से मना कर रहा है। टाइप 2 में इंसुलिन बनता है, लेकिन रिसेप्टर आपके आलसी हो गए हैं, रिसेप्टर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से टाइप 1 और टाइप 2 तो तुमको क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं बताओ भाई, कोई समस्या है? टाइप 2 क्लियर हुआ, टाइप 1 क्लियर हुआ। अब अगली बढ़ते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल, हेल्दी वोमेन कोई दिक्कत नहीं, जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वहां पर जो बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स है वो इंपेयर्ड हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन कम रिलीज करती हैं। या कई बार क्या होता है ना कि हमारे शरीर में भाई प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फीमेल्स के अंदर बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार इंसुलिन रिलीज तो होता है, सेल्स हमारी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। ठीक है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, it is a type of diabetes that occur during pregnancy due to hormonal change.
इसकी वजह से हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट तो करती हैं, लेकिन रिसेप्टर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। डिलीवरी के बाद, है ना, डिसअपियर आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद ज्यादातर चांसेस हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाती है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ, लेकिन बाद में अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं की गई तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकती। भाई प्रेगनेंसी में हो चुकी है तो बाद में भी हो सकती है, यानी अपने आप को ठीक करने के लिए फिर भाई उसी तरीके से कहानी है। फीमेल्स में भी वही है, शादी के बाद होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। कुछ फीमेल्स है भाई शादी के बाद उनको ससुराल में बड़ा सुख मिलता है, और ज्यादा सुख मिल गया तो सुख कैसे पता चलेगा? अगर मोटापा ज्यादा आ रहा है तो सुख ज्यादा आ रहा है, और मोटापा और सुख दोनों एक साथ है आते हैं, है ना, तो तभी डायबिटीज। ज्यादा सुख फिर खतरनाक बीमारियां घेर लेती हैं, किसी को भी देखना जो ज्यादा सुखी वो बीमारियां घेर लेती हैं। यानी कुल मिला के शारीरिक श्रम जरूरी है, चाहे घर के काम करो या घर के काम नहीं ज्यादा करते, भाई मेड वगैरह लगी हुई है तो बाहर वर्कआउट करो, है ना, और लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जेस्टेशनल। अब बात करते हैं हम इटियोलॉजी की। काहे की इटियोलॉजी? इटियोलॉजी क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी को बोलते हैं कॉज ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे इटियोलॉजी क्या होगी? कॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हालांकि हमने सारे कॉज देख रखे हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, ऑटो इम्यून सिस्टम से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कारण भाई ये टाइप ऑटो इम्यून में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाइप 1 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया यानी टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, टाइप 2 का रीजन है। तो ये रीजंस हैं। ओबेसिटी या लाइफ स्टाइल टाइप 2 डायबिटीज, हार्मोनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जेस्टेशनल डायबिटीज, पैंक्रियाटिक डिजीज इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज। ये कॉज है, रीजन है कि किस वजह से हुआ। कई बार बहुत सारी दवाओं के लेने से भी बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लंबे समय तक अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है, लंबे समय तक कोई डायूरेटिक्स ले रहा है, लंबे समय तक कोई एंटी कन्वल्जेंट ले रहा है, भाई ये क्या है? स्टेरॉइडल ड्रग्स है। ये क्या है? डायूरेटिक्स है। ये क्या? एंटी कन्वल्जेंट है। तो कहने का मतलब बहुत समय तक ये दवाएं ली गई तो शरीर में पॉइजनस इफेक्ट दे सकती हैं, जिससे आपकी बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह से टेम्पोररी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है सेल्स, लेकिन ये टेम्परेरी है। तो ये क्या हुए? ये इटियोलॉजी है। ये रीजन क्या है? कॉज ऑफ बीमारी को हम इटियोलॉजी बोलते हैं। अगला पॉइंट आता पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस। देखो दुई है, जो तुमको पसंद आए दोनों बढ़िया है, ठीक है, दोनों सही है। तो पैथोफिजियोलॉजी के केस में क्या होता है? दो हमने बताई, एक एक करके बता देते हैं, जो तुमको पसंद आए। एक काम करो, इधर ही आओ। नॉर्मल केस में भाई तुमने खाना खाया, जब तुम खाना खाते हो तो क्या होता है? डाइजेशन होता है। ध्यान से देखना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। डाइजेशन हुआ, जब डाइजेशन होता है तो ब्लड ग्लूकोज, भाई सिंपल फॉर्म में डाइजेशन हुआ यानी बड़ा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया। तो जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इस केस को क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। अब क्या हुआ? इंसुलिन, नॉर्मल केस में इंसुलिन रिलीज होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, तो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। इन केस, यहाँ पे 3 केस हमने बताए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और जेस्टेशनल। टाइप 1 में ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से बीटा सेल आपके डिस्ट्रॉय हो गए। क्या हुआ? बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए, जो मैंने बताया। बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन का रिलीज नहीं होगा, तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज लेवल घटेगा नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस हो गई पहले केस में। दूसरा टाइप 2 आलसी वाला केस। टाइप 2 में भाई इंसुलिन तो रिलीज होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारे रिसेप्टर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो गए हैं। अब जब इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाएंगे, इंसुलिन है, इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो फिर क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाने लगता है, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक। अब तीसरा टाइप है जेस्टेशनल।
जेस्टेशनल में क्या होता है, इंसुलिन तो रिलीज होता है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर के जो रिसेप्टर हैं वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जैसे टाइप 2 के केस में, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। बताओ भाई, क्लियर? मेरे ख्याल से सिंपल है, और पैथोफिजियोलॉजी जब आए एग्जाम में तो यही एक्सप्लेन कर देना। हमेशा देखो, कभी भी कोई मुश्किल चीज पढ़ने की कोशिश मत करो, मुश्किल चीजों को हमेशा आसान करने की कोशिश करो। तुमने देखा होगा हमारे लेक्चर्स में, चाहे फर्स्ट ईयर में डी फार्मा फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो बड़े बड़े लेक्चर्स को हमने छोटे छोटे में तोड़ तोड़ के बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर बनाए, जिससे तुमको बनाने आसान हो जाए। यहां पर भी आप सेकेंड ईयर में भी देख रहे हो, जैसे क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन को मैं ट्रिक बता के सिंपल कर देता हूं, या आसान आसान से ड्रग्स इंक्लूड करता हूं। कोई भी टॉपिक मुश्किल हो उसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कठिन चीज तुम जितनी जल्दी याद करोगे उतनी जल्दी भूल जाओगे, और आसान चीज दिमाग में बैठ जाएगी तो बड़े आराम से। यही चीजें तो हमने पढ़ाई है अंदर इटियोलॉजी में प्लस एक्सप्लेनेशन में, यही तो हमने डायबिटीज में किया है, उसी को हमने पैथोफिजियोलॉजी बना दी। याद करने में कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके भी पैथोफिजियोलॉजी लिख दोगे। क्लियर? अब पैथोफिजियोलॉजी हो गई तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को बोलते हैं सिम्टम। क्या बोलते हैं? सिम्टम। कौन कौन से सिम्टम आएंगे भाई? तो देखो 3 P याद रखना, 3 P's क्लिनिकल सिम्टम में। क्या? एक पॉलीयूरिया, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, पॉलीयूरिया क्या होती है? यूरिन में यूरिनेशन, पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन जाना पड़े, बार बार, पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन में यूरिन जाना पड़ता है ना, तो उसको पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगती है। पॉलीफेजिया मतलब भूख ज्यादा लगती है। अब ये क्या है? डायबिटीज, यानी जिनको शुगर होती है, तुमने देखा होगा उनको सूसू बार बार जाना पड़ता है, राइट? उनको प्यास भी ज्यादा लगती है, उनको भूख भी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है तो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर जब ग्लूकोज की कमी होगी तो फिर भूख लगेगी, इसीलिए भूख भी, इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को बोलते हैं ज्यादा ना खा के थोड़ा थोड़ा अमाउंट 2-2 घंटे के गैप में खाते रहो, ताकि ग्लूकोज बना भी रहे और ज्यादा भी ना हो पाए। कुछ अदर सिम्टम, ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज यूरिन में बहुत जाता है, थकान बहुत लगती है, अचानक से विजन चेंज हो जाता है, जैसे आंखों के सामने धुंधला हो जाता है, टिंगलिंग या नंबनेस, कई बार क्या होता है जैसे झंझनाहट सी होती है, या कई बार सुन्न हो जाता है कोई पार्ट शरीर का, स्किन में ड्राइनेस, और कभी कोई घाव अगर हुआ तो तुम देखोगे शुगर पेशेंट का अगर कोई घाव होता है तो वो जल्दी भरने नहीं पाता, मींस हीलिंग जल्दी से नहीं होती। वेट लॉस होता रहता है, नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्या, इम्यूनो कंप्रोमाइज मींस इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब ये इतनी सारी समस्या है तो बीमारी ठीक भी होनी चाहिए। डायग्नोसिस के लिए हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको OGTT बोलते हैं, रैंडम ब्लड टेस्ट यानी खाने के पहले खाने के बाद भी करते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करवाते हैं, यूरिन टेस्ट, जिनसे पता चलता है। अब बात करते हैं, देखो डायग्नोसिस तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बात करें भाई, ट्रीटमेंट 2 तरीके से करेंगे, ट्रीटमेंट 2 तरीके से, एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी बीमारी हुई तो दवाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना बीमारी के शुगर कैसे ठीक की जाती है, बिना बीमारी के, नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में भाई क्या है? मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और डिसिप्लिन होना चाहिए, तो कॉमन हो गई। और क्या करोगे? टेक हाई प्रोटीनेशियस डाइट। भाई देखो क्या है ना कि जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है, तो कोशिश ये करो कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाओ, जिससे ग्लूकोज कम से कम बने। तो खाना ऐसे खाओ जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, प्रोटीनेशियस डाइट लो। जंक फूड सिर्फ कैलोरी ही होती है, राइट? फूड लाइक जैसे जैम हो गया, चॉकलेट हो गया, केक हो गया, स्वीट हो गया, क्रीम हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये सब चीजें एकदम जिनसे भी ग्लूकोज मिलता है, जिनसे भी ग्लूकोज डायरेक्टली मिलता है, उनको बिल्कुल कम खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए लिपिड यानी फैटी चीजें कम खानी चाहिए,
ट्राइग्लिसराइड का लेवल शरीर में घटाना है। ठीक, मिठाई वगैरह बिल्कुल नहीं, बॉइल्ड या स्टीम फूड खाने की कोशिश करो, ज्यादा ऑयली या पका हुआ फूड अवॉइड करें। तो ध्यान दो, आलसी लोगों, जिनको शादी के बाद आलस आ जाता है और आलस की वजह से टाइप 2 हो जाता है, तो फिर भाई देखो ये बड़ी फेवरेट चीजें होती हैं शादी के टाइम पे, चॉकलेट खिलाना, केक खिलाना, जेम्स खिलाना, मिठाई खिलाना, हर किसी को पसंद है। कौन रसगुल्ला नहीं खाना चाहता, सब खाना चाहता है। आइसक्रीम कोई नहीं खाना चाहता, फलूदा कौन नहीं खाना चाहता, सब खाना चाहते हैं, है ना। तो अगर जीवन भर खाना है तो एक्सरसाइज, वर्कआउट करना पड़े, जितना खाओ उतना डाइजेस्ट करो, जितनी कैलोरी लेते हो उतनी कैलोरी बर्न करने की क्षमता रखो। याद रहे, खाने के पहले एक आइडिया लगाओ कि उससे तुमको कितनी कैलोरी मिलेगी, फिर सोच के देखो क्या तुम उतनी कैलोरी बर्न कर पाओगे। अगर कर लेते हो तो जरूर खाना, और नहीं बर्न कर पाते तो बिल्कुल मत खाना। अदरवाइज आज नहीं तो कल उसके साइड इफेक्ट शरीर में दिखेंगे और तब पछतावा होगा। फिर क्या है, डॉक्टर बोलेगा ऑयली फूड नहीं खाना, कचौड़ी, चाट, बतासा दूर हो जाओ, है ना। कैसा खाना है, बॉयल करके। अब लौकी बॉयल करके कोई दे दे, तरोई बॉयल करके दे दे, कद्दू बॉयल करके दे दे, खाओगे खाली नमक डाल के? सोच के देखो। यूज ऑफ ऑयल, कलर्स, अवॉइड मेकिंग स्वीट, है ना। जो भी कृत्रिम चीजों से बनाई चीजें हैं उनसे दूर रखो। शराब वगैरह पीते हो तो दूर हो जाओ भाई, है ना। शुगर फ्री का इस्तेमाल करो, शुगर का इस्तेमाल मत करो। वजन कंट्रोल करना जरूरी है, वजन ज्यादा होने से भी शुगर हो जाती है। एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली, एक्सरसाइज करोगे तो वजन भी कंट्रोल रहेगा और तुम आलसी नहीं रहोगे, तो तुम्हारी सेल्स कहेंगे वाह भाई मालिक जिंदाबाद। और मालिक जिंदाबाद तो सेल्स आपकी बराबर काम करती रहेंगे। रिसेप्टर क्या करेगा, ग्लूकोज को अपटेक करता रहेगा और प्रॉपर काम होता रहेगा, राइट। एक्सरसाइज करते रहो और पानी, प्लेंटी अमाउंट में पानी की कमी शरीर में, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और मॉर्निंग में उठ के सांस की एक्सरसाइज जरूरी है। डीप ब्रीदिंग, लंग्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। लंग्स अगर कमजोर हो गए तो एनर्जी प्रॉपर नहीं बनेगी। याद रहे, एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं आएगी। इसीलिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज ऑक्सीजन है। अगर आप डीप ब्रीथ ज्यादा करते हो तो बहुत सारी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। अगर ना ठीक कर पाए तो जीवन भर ये दवाएं खाने के लिए तैयार हो जाओ। दवाएं ओरल ग्लाइसीमिक, जो ओरल मतलब मुंह से, जैसे टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड्स वगैरह है। सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी की, जैसे फर्स्ट जनरेशन में तो तुम्हारी ये टॉलब्यूटामाइड हो गई, सेकंड जनरेशन में ग्लिबेनक्लामाइड हो गई, ग्लिपिजाइड हो गई, यही वाली। मेटिग्लिनाइड एनालॉग्स हैं, रेपाग्लिनाइड। या फिर सर्जरी की जाती है। सर्जरी करके क्या करोगे, जहां जो जीन्स गड़बड़ हो गए हैं, इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, उनकी जगह पर फिर दूसरे इंसुलिन के जीन्स कहीं से काट के लगा के, मींस जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जाए। यानी कह सकते हो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन करना। बॉडी से खराब वाली बीटा सेल्स बाहर कर दी जाए और उसको ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, राइट। तो इतने बड़े भारी भरकम चीजों से गुजरने से तो अच्छा है कि भाई सुबेरे सुबेरे दौड़ लो 2-4 किलोमीटर, थोड़ा बाबा रामदेव की तरह पेट फुला पचकाए लो, थोड़ा ऑक्सीजन वाली लंग्स वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लो। और जहां तक इसकी दवा की बातें हैं, याद करने की क्लासिफिकेशन, में हमेशा बोलता हूं फार्माकोथेरेपेटिक्स में स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ड्रग्स याद कर लो, बाकी मैक्सिमम जो इसमें कैटेगरी हैं वो सब फार्माकोलॉजी में मिलेंगी। जैसे यहां पर ये आपका हो गया डायबिटीज, वहां हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट फार्माकोलॉजी में मिलेगा, तो वहां का जो क्लासिफिकेशन वो यहाँ पे चिपका देना। तो दो जगह तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में याद करो और उसको चिपकाने का काम कहाँ पे, फार्माकोथेरेपेटिक्स में करो। फार्माकोथेरेपेटिक्स में अलग से चिपकाने की, याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन होगा जो फार्माकोलॉजी में नहीं होगा, उसको हम ट्रिक के साथ बता देंगे जिससे वो याद हो जाए। इस तरीके से तुम्हारा डायबिटीज पूरी तरीके से खत्म हुआ। कल हम लोग कोशिश करेंगे हाइपर हाइपो खत्म करने की, और उसके बाद एक दिन में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनके एमसीक्यू, पीछे के जितने टॉपिक हो चुके हैं उनके एमसीक्यू हम लगवा चुके हैं। ये जो टॉपिक है या कोई अगर बीच में बचा है तो मैक्सिमम जो एमसीक्यू है वो करवा दिए जाएंगे, जिससे टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाए। डायबिटीज जेनेटिक होती है बेटा, बिल्कुल जेनेटिक रीजन की वजह से डायबिटीज हो जाती है। मींस कई बार देखा गया है कि अगर फादर को है डायबिटीज तो कई बार है कि उनके बच्चों में
वो लक्षण जा सकता है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्ची हो, है ना, ये चीजें देखी गई हैं। तो अगर आपके बस, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ टाइप 1 वाली जेनेटिक है, टाइप 2 वाली जेनेटिक नहीं है, समझे? तो टाइप 2 से डरने की जरूरत नहीं, और टाइप 2 बीमारी है ही नहीं यार, ये तो सिंपल डिसऑर्डर है, इसको तो तुम खुद रिवर्स कर सकते हो। तुम्हारी सेल्स आलसी हो गई हैं, जिस दिन तुम अपना आलस निकाल के फेंक दोगे उस दिन तुम्हारी सेल्स भी आलस खत्म कर देंगी। क्लियर? समझ में आ गया? अजय गुप्ता 8 बजे की क्लास कल भी मिलेगी बेटा, 8 बजे क्लास तो हमेशा मिलती है, 8 बजे की क्लास तो मिलेगी ही भाई, 8 बजे ही होती है ना सेकेंड ईयर की क्लास, राइट? पढ़ते रहो और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करते रहो। बाय बाय।